नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की कहानी यस सर। रात्रि के 10 बजे रोहित के मोबाइल फोन की घंटी सुनते ही राधा बड़बड़ाने लगी। इतनी रात में भी आपका फोन बजता ही रहता है। कितनी बार कह चुकी हूं कि रात में मोबाइल ऑफ कर दिया करिए, लेकिन आपके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। रोहित ने हड़बड़ी में जवाब दिया, राधा साहब का फोन है, तुम चुप रहना, और मोबाइल उठा लिया। उधर से आवाज आई, रोहित आज थोड़ी देर बाद स्टेशन चले जाना, हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करके गेस्ट हाउस में छोड़ देना। रात में 12:20 की ट्रेन है, ऑफिस वाली गाड़ी से चले जाना। राम खिलावन को मैंने कह दिया है, वह तुम्हें घर से ले लेगा। रोहित बोला, यस सर, चला जाऊंगा। रोहित के मोबाइल रखते ही राधा फट पड़ी, क्या सारे विभाग का ठेका आपने ही ले रखा है? चुपचाप मोबाइल ऑफ करके सो जाइए, कल बता दीजिएगा कि रात में अचानक तबीयत खराब हो गई। इस पर रोहित झल्लाते हुए बोला, ऐसा थोड़ी ही होता है, साहब का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर राधा और भी अधिक झल्लाते हुए बोली, ऑफिस में और भी तो लोग हैं, वे भी तो काम करते हैं, फिर आपके साहब आपको ही क्यों परेशान करते हैं? इस बात का रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से हट गया। रोहित के बारे में उसके सहकर्मी कहते थे कि वह साहब का सबसे अधिक चहेता है। रोहित को इन बातों को सुनकर मानसिक संतोष मिलता था। दिन हो या रात, वह हमेशा साहब का आदेश मानने को तैयार रहता था। अगले दिन हमेशा की तरह साहब रामखिलावन के साथ ऑफिस जा रहे थे। रामखिलावन ने बीच रास्ते में ही उनसे कहा, हुजूर बुरा न माने तो एक बात बोले। साहब बोले, अरे बोलो बोलो, तुम तो पिछले कई वर्षों से गाड़ी चला रहे हो और कभी छुट्टी भी नहीं लेते। इस पर रामखिलावन बोला, हुजूर की खिदमत में तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हुजूर रात बिरात गाड़ी लेकर जाना पड़ता है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, कुछ और मिल जाया करे तो बढ़िया रहेगा। यह सुनकर साहब मुस्कुराते हुए बोले, आज गाड़ी में कितने रुपए का डीजल डलवाओगे? रामखिलावन बोला, हुजूर 2000 रुपए का, जैसे हमेशा डलवाते हैं। इस पर साहब बोले, 4000 रुपए की रसीद बनवा लेना और रोहित को दे देना। इस बात पर रामखिलावन खुश होकर बोला, बेहतर हुजूर। ऑफिस में साहब के पहुंचते ही रोहित उनकी अगवानी करता। कभी कभी खुशीराम के न रहने पर रोहित ही उनका ब्रीफकेस भी उठाकर ऑफिस पहुंचा देता। उस दिन भी रोहित साहब की अगवानी में व्यस्त था। तभी छोटे साहब आ गए। उन्होंने रोहित से कहा, अरे रोहित, वो टेंडर वाली फाइल फटाफट फाइनल कर दो, मुख्यालय से बहुत दबाव आ रहा है। अगर उसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फाइल मेरे पास ले आओ। रोहित ने धीरे से कहा, यस सर, और साहब के कमरे में चला गया। साहब ने कुर्सी पर बैठते ही कहा, रोहित अभी थोड़ा रामखिलावन के साथ घर चले जाओ, मैडम का कुछ काम है। रोहित ने एक क्षण के लिए सोचा कि वह टेंडर वाली फाइल के बारे में साहब से बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब वह साहब के ही काम से जा रहा है तो फिर छोटे साहब का कैसा डर, और वह रामखिलावन के साथ साहब के घर चला गया। घर पर करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद मैडम निकली। उनका उद्देश्य मॉल से कुछ शॉपिंग वगैरह करना था। वहां पर रोहित का कार्य एक सहायक की तरह रहता था। मैडम के साथ थैला पकड़कर उनकी पसंद नापसंद में हाँ मिलाने का अद्भुत मनोविज्ञान उसने सीख लिया था। रोहित द्वारा 3000 रुपए का बिल पेमेंट करने के पश्चात लौटते लौटते अपराह्न के 3 बज गए थे। इसी बीच रामखिलावन स्कूल से संजू बाबा को भी ले आया था। गाड़ी में आगे बैठकर रोहित संजू बाबा को एक चॉकलेट देकर उससे बनावटी लाड़ प्यार करने लगा। इस विद्या में भी वह पूर्ण रूपेण पारंगत हो गया था। मैडम को घर पर छोड़कर रोहित वापस ऑफिस पहुंचा। 3:30 बज गए थे और उसे फल काटकर साहब को खिलाना था। आज उसने खास 250 रुपए किलो के न्यूजीलैंड वाले सेब साहब के लिए खरीदे थे। वैसे तो साहब के लिए चाय वगैरह का सब इंतजाम खुशीराम ही करता था, लेकिन दोपहर बाद साहब को फल खाने की आदत थी, जिसे रोहित स्वयं अपने हाथों से काटकर उन्हें खिलाता था। उस दिन भी जब फल की प्लेट लेकर रोहित अंदर गया तो साहब कुछ क्रोधित लग रहे थे। यूं तो आम दिनों में भी साहब को किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था,
एक बार तो साहब के पीए यूनुस खान जी ने पूरे स्टाफ को इमरती सिर्फ इस खुशी में खिला दी थी कि साहब ने उनसे उनका हालचाल पूछा था और उनकी किसी बात पर हंसे भी थे। लेकिन आज बात कुछ गंभीर लग रही थी। रोहित ने धीरे से साहब से कहा, सर सेब खाइए, न्यूजीलैंड वाले हैं, बहुत मीठे हैं। यह सुनकर साहब ने सेब तो उठा लिया और उसे खाने भी लगे, लेकिन खाते खाते रोहित से बोले, इस महीने आपने 25,000 रुपए डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए खर्च कर दिया। आपके पास स्टाफ भी ज़्यादा नहीं है। प्रिंटर की इंक रिफिल अभी पिछले महीने ही हुई है। वित्त अधिकारी ने आपके बिल पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है। आपके कारण मुख्यालय में मेरी भी किरकिरी हो गई। फिलहाल वह बिल रिजेक्ट हो गया है। आप 10,000 रुपए तक का नया बिल बनाकर जमा कर दीजिए। रोहित कुछ बोलता, इसके पहले ही साहब फोन उठाकर किसी से बात करने लगे। रोहित सोचने लगा कि 25,000 रुपए में लगभग 15,000 रुपए तो मैडम पर ही खर्च हो गया था। स्टाफ को उसकी जरूरत का सामान भी उसने काफी खराब गुणवत्ता का दिया था। कुछ संगठन के प्रतिनिधियों ने इसकी शिकायत साहब से की भी थी। वह लगातार सोच रहा था कि सुबह से लेकर रात तक वह इतनी मेहनत करता है तो 25,000 रुपए में से 3 से 4,000 रुपए तो उसे बचाना ही चाहिए। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वह साहब के कमरे से बाहर निकला तो साहब के पीए यूनुस खान जी ने उसे रोक लिया और उसे समझाते हुए बोले, देखिए सर, आपको बोलना सीखना पड़ेगा और अपने कार्य का रवैया भी बदलना पड़ेगा। विभाग के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व हैं, इस पर भी आपको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। फिर अपनी सफेद दाढ़ी को छूते हुए वो बोले, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं भाया। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप किसी दिन बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इस बात पर रोहित सामान्य होने का अभिनय करते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हैं यूनुस भाई? ठीक है, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं और गलत सलाह आप कभी नहीं देंगे, लेकिन मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसने जा रहा हूं। और अगर कभी फंस भी गया तो साहब तो बचाएंगे ही। आखिर मैं उनके लिए इतना काम करता हूं। इस बात पर यूनुस सिर्फ मुस्कुरा दिए। तभी रोहित का मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर राधा कॉलिंग देखते ही उसने फोन उठाकर कहा, हाँ राधा बोलो। उधर से राधा ने कहा, आज ऑफिस से जल्दी आ जाइए, मार्केट चलना है। बबलू का जूता काफी फट गया है। आज उसकी स्कूल से शिकायत भी आ गई। आज अगर नया जूता नहीं खरीदा गया तो बबलू कल स्कूल नहीं जा पाएगा। रोहित हंसकर बोला, अरे परेशान मत हो, मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा, फिर मार्केट चलकर सब खरीद लेंगे। इतना कहकर राधा को बाय बोलकर उसने कॉल काट दी। शाम के 5:45 बज गए थे और रोहित घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर पीए साहब का फोन आया कि साहब ने उसे तुरंत याद किया है। वह जब साहब के पास पहुंचा तो वहां साहब एक मीटिंग में व्यस्त थे। रोहित को देखते ही उन्होंने कहा, रोहित, आज मुझे घर पहुंचने में 9 बज जाएंगे। तुम अभी राम खिलावन के साथ घर चले जाओ। मैडम एक किटी पार्टी में गई हैं, बेटे के लिए जूते खरीदने हैं। तुम बेटे के साथ मार्केट जाकर उसके जूते खरीदवा दो। रोहित यस सर बोलकर बाहर निकल गया। राम खिलावन के साथ गाड़ी में बैठे बैठे वह सोच रहा था कि 7:30 बजे तक तो वह घर पहुंच ही जाएगा और फिर तुरंत ही राधा के साथ मार्केट निकल जाएगा। इधर राम खिलावन लगातार बोल बोलकर उसके सर में दर्द पैदा कर रहा था। हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं। ये बड़े लोगों के चोंचले बहुत होते हैं। आप कुछ ज्यादा ही परेशान होते हो। कभी कभी मना कर देना भी सीखना चाहिए। इसके पहले कि वह इसका कुछ जवाब देता कि तभी साहब का बंगला आ गया। गाड़ी से उतरकर वह संजू बाबा को लेने बंगले के अंदर गया, लेकिन वहां हीरू काका ने बताया कि संजू बाबा अभी बैडमिंटन खेलने गए हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मन महसूस कर रोहित संजू बाबा का इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद संजू बाबा को लेकर उन्हें जूते खरीदवा कर उन्हें बंगले वापस छोड़कर वह ऑफिस से अपनी बाइक लेकर घर पहुंचा और तब तक रात के 9:30 बज गए थे। मार्केट बंद हो गया था, अतः अब वो चाह कर भी बबलू को जूता नहीं दिलवा सकता था। घर पहुंचकर नजरें नीची किए वह सीधा बाथरूम में घुस गया। अगले दिन प्रातः 8 बजे ही उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि आज मुख्यालय से बड़े साहब की विजिट है, अतः प्रातः 10 बजे अवश्य ऑफिस पहुंच जाना है। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंचा। ऑफिस अन्य दिनों की अपेक्षा काफी साफ लग रहा था। सारा स्टाफ
समय से पूर्व ही उपस्थित था। प्रायः अन्य दिनों में 11 साढ़े 11 तक पहुंचने वाले तथाकथित पहुंचे हुए लोग भी प्रातः 10 बजे से ही उपस्थित थे। खुशीराम पोर्टिको में लगे बोर्ड को कपड़े से चमका रहा था, जिस पर लिखा था, पान खाकर थूकने वाले पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। पूरे ऑफिस में फ्रेशनर का छिड़काव किया गया था। नीचे वाले व्हाइट बोर्ड पर भी बहुत दिनों बाद नए मार्कर पेन से सुविचार लिखा जा रहा था। नियत समय पर बड़े साहब आए। उनके साथ प्रशासन और वित्त विभाग की पूरी टीम थी। बड़े साहब ने कार्यालय की सभी इकाइयों का निरीक्षण किया, लेकिन टेंडर सेक्शन में लापरवाही मिलने से वे नाराज हो गए। अधूरी टेंडर फाइल के बारे में उन्होंने छोटे साहब से पूछताछ की। जब उन्हें पता चला कि रोहित को यह कार्य दिया गया था जिसे उसने नहीं किया, तो उन्होंने रोहित को बुलाकर उससे पूछताछ की और रोहित द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण उसे निलंबित करने की संस्तुति कर दी। रोहित बड़े साहब के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन साहब ने उनकी एक नहीं सुनी। निराश होकर रोहित छोटे साहब के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। थक हार कर रोहित साहब के पास पहुंचा। उसे पूरी उम्मीद थी कि बड़े साहब से बात करके साहब उसका निलंबन वापस करवा देंगे, लेकिन रोहित को देखकर साहब ने कहा, मिस्टर रोहित, आपको अपनी नौकरी का कार्य तो करना ही चाहिए। सारी गलती आपकी है। बड़े साहब बहुत नाराज हैं, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं बोल सकता। यह सुनकर रोहित रुआंसा होकर बोला, लेकिन सर, मैं तो आपके ही काम। उसकी बात पूरी होने के पहले ही साहब ने कहा, मुझे आपके साथ पूरी सहानुभूति है, यू मे गो नाउ। अंत में रोहित कार्यालय में संगठन के प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश जी के पास पहुंचा। प्रेम प्रकाश जी ने उसे बैठाया और उसके लिए चाय मंगाई और फिर बोलना शुरू किया। रोहित जी, आपके साथ जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको जो काम दिया गया है उसे तो आपको करना ही चाहिए था। फिर दीवार पर लगे पोस्टर को दिखाते हुए बोले, देखिए, मैंने यहाँ लिखवाया भी है कि कर्म ही पूजा है। संगठन के चुनाव भी आने वाले हैं। इस समय यदि मैं आपके लिए प्रशासन से बात करूंगा ना, तो हमारे साथियों में गलत संदेश जा सकता है। सॉरी रोहित जी। हर तरफ से निराश रोहित अपने आंसुओं को पोंछते हुए चल दिया। यहीं पर समाप्त होती है मेरी आज की कहानी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना कर्म करते रहिए। नमस्कार।